नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अपने इस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट की तैयारी के अंतर्गत ज्योग्राफी 9th क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसके एमसीक्यू को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी सेशन में आज है 5वां चैप्टर जो आपका वेजिटेशन कहलाता है, फॉरेस्ट कहलाता है, वन कहलाता है, यह प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी वह लेकर के मैं वापस आया हूँ, आपके साथ आया हूँ। तो हम लोग आज है कि इस सेशन में शुरुआत कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे और जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे जो भारत में पाई जाती हैं। अगर बात की जाए भारत की और यहाँ के फॉरेस्ट की, तो यह भारत का जो फॉरेस्ट है यह विविध प्रकार का कहा जाता है। जैसे भारत विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है, उसी तरह से सभी तरह की वनस्पतियाँ, सभी तरह के वेजिटेशन, सभी तरह के पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं। वह पेड़ पौधे जो होते हैं पाए जाते हैं वह सभी तरह के, लेकिन अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, जिसका कारण यहाँ का ऊंचावच रिलीफ माना जाता है। टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं, टेम्परेचर के ही अंतर्गत पार्ट वह क्लाइमेट के अंतर्गत अगर बात की जाए तो वह रेन हो जाता है, वर्षा हो जाती है, उससे प्रभावित होता है। तो विभिन्न कारकों के कारण यह फॉरेस्ट जो है प्रभावित होता है, साथ ही जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यह है, अगर एक शब्द में यह कहा जाए फॉरेस्ट की नेचुरल वेजिटेशन की बात की जाए, वह है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बात की जाए, जीव जंतुओं की बात की जाए, तो यह है जलवायु के अकॉर्डिंग भारत के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। जलवायु के यह अलग अलग फैक्टर हम लोग देखे थे पिछले चैप्टर में, यह क्लाइमेट के, जिसमें मुख्य रूप से यह है टेम्परेचर, वह रेन, वर्षा, ये सब के कारण जो है प्रभावित होते हैं और अलग अलग भागों में अलग अलग पाए जाते हैं। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो आप फिर इसे थोड़े से वह है मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ कैसे यह प्रभावित हो रहा है, जो आपको सारे चीज़ों को बताया है। यह आपको पता चल रहा होगा, यह मैप की अगर बात करें तो यह है भारत की, अगर फॉरेस्ट को डिवीज़न देखा जाए तो यहाँ यह है भारत में मुख्य रूप से 5 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 5 या कैटेगरी वनों का पाया जाता है। तो यह है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह अकॉर्डिंग टू वर्षा, रेन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट यह प्रभावित होते रहता है, अकॉर्डिंग टू रिलीफ ऊंचावच प्रभावित होते रहता है। उसे आप समझ जाइएगा तो आपको वह चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो अगर यह देखा जाए तो एक होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन यह है जो शब्द है, यह है ट्रॉपिकल, या ट्रॉपिकल क्यों आया है यह आप पहले समझिए। तो ट्रॉपिकल इसलिए कहा गया क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन से लेकर के यह है भारत है नॉर्थ में पाया जाता है, और भारत का पोजीशन अगर देखा जाए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए तो वह 6 डिग्री आप जानते हैं 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री तक पाया जाता है, वह 6 डिग्री तक पाया जाता है। तो यह जो एरिया हो जाता है 6 डिग्री से 37 डिग्री, यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है, ट्रॉपिकल रीजन माना जाता है, या ट्रॉपिकल रीजन क्षेत्र हो जाता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय कह दिया गया। और यह सदाबहार वन पाए जाते हैं, वह डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, अलग अलग जो होते हैं। तो यह सदाबहार क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो अगर भारत के यह डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए और पूरब से पश्चिम अगर चला जाए तो जलवायु में भी हम लोग पढ़े थे कि पूरब से पश्चिम की ओर टेम्परेचर यह है वर्षा, रेन घटते चला जाता है और वर्षा की मात्रा घटते चली जाती है, वर्षा के दिनों की संख्या घटती चली जाती है, और उसी आधार पर फॉरेस्ट भी यह है बदलते चला जाता है। तो जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, उन क्षेत्रों में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यह आपका मुख्य रूप से यह आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाला जो भाग है, यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, तो इन क्षेत्रों में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक उसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला जो भाग हो जाता है, यहाँ वह वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक, यह साउथ वेस्ट मानसून थोड़ा इस भागों पर प्रभावित करता
है, यहाँ से प्रवेश करता है, केरल से प्रभावित करता है, केरल से प्रवेश करता है, आप जानते हैं। तो यह है अंडमान, यह है लक्षद्वीप में भी 200 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो यह है जो भाग हो जाता है भारत का मध्य भाग जो हो जाता है, या उत्तर भारत का मध्य भाग जो हो जाता है, यहाँ यह है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच कहा जाता है वह है वर्षा होती है। तो यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय या पतझड़ वन पाए जाते हैं। और वह पश्चिम की ओर चलते हैं तो यह जो राजस्थान का पश्चिमी भाग हो जाता है, यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जैसलमेर ये सब वाले भागों में तो यह 10 से 15 सेंटीमीटर से भी वह बारिश हो जाती है, कम होती है। तो इन क्षेत्रों में जो वह वन पाए जाते हैं वह कटीले वन है या थ्रोनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं। तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो वर्षा के आधार पर फॉरेस्ट को बांट दिया जाता है। अगर ऊंचावाच रिलीफ को देखा जाए, वह है रिलीफ कहते हैं ऊंची नीची भूमि को, या है स्थल भूमि को कहा जाता है। लैंडफॉर्म्स के आधार पर अगर देखा जाए तो यह भारत का जो उत्तरी भाग है और यह पर्वतीय भाग है। तो पर्वतों के अनुसार जो है यह ऊपरी भाग है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है यह है जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसे यह माउंटेन फॉरेस्ट ही कह देते हैं, उसे पर्वतीय वन ही कह दे जाते हैं। और यहाँ भी जो ऊंचाई के अनुसार यह फॉरेस्ट बदलते रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऊंचाई के अनुसार बदलते रहते हैं। यह है 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बिल्कुल वनस्पति नहीं पाए जाते, पूरी तरह से बर्फ पाया जाता है, तो वह वनस्पति बदलते रहते हैं। ठीक उसी तरह से तटीय क्षेत्रों में थोड़ा आते हैं तो यह कोस्टल रीजन जो है भारत का पूर्वी या पश्चिमी कोस्टल रीजन है। तो यह पूर्वी कोस्टल रीजन जो नदियाँ गिरती हैं यहाँ से, इसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब गिरती हैं और यह डेल्टा बनाती हैं, जो यह है भाग जो हो जाता है सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। तो इस डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाता है। कैसा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है उसे, वह पाया जाता है इसे खारे पानी वाले क्षेत्रों में। तो कहने का मतलब है कि भारत में हर तरह का क्लाइमेट कंडीशन मिलता है, हर तरह का रिलीफ मिलता है और उसी के आधार पर हर तरह के वनस्पति भी मिलते हैं और हर तरह के जीव जंतु भी उसे जंगलों में जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो यह आपको मुख्य रूप से याद रखना है। फॉरेस्ट की अगर बात करें तो एक बात जानना है, एक वह है क्वेश्चन बनता है फॉरेस्ट किस तरह से हमारे लिए, फॉरेस्ट किस तरह से आम वह लोगों के लिए वह जरूरी है, क्यों जरूरी है, या पेड़ पौधे क्यों जरूरी हैं। तो यह है अपने नाम से ही बताता है कि हम क्यों जरूरी है, मानो कि कैसे सेवा या फॉरेस्ट कर रहा है। अगर बात करें तो एफ से क्या मिल रहा है, तो एफ से फ्रूट मिलता है। एफ से क्या कहते हैं जानते हैं आप? फ्रूट। जो भी वह फल हैं, सेव, नारंगी, वह है जो भी आप फल खाते हैं बच्चों, वह सारा जो है या फॉरेस्ट के अंतर्गत मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। तो एफ से फ्रूट मिलता है। ओ से ऑक्सीजन, जो सांस ले रहे हैं, यह है सोर्स भी, यह पेड़ पौधे ही हैं, तो यह ऑक्सीजन दे रहा है। आर से रेन, आर से रेन वर्षा, यह वर्षा को प्रभावित करता है। तो यह है वर्षा भी इस पेड़ पौधों के कारण ही बड़ी मात्रा में होती है। जिन क्षेत्रों में वह पेड़ पौधे नहीं है, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधे नहीं है, तो देखिए यहाँ बारिश बिल्कुल कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो यह है रेन भी दे रहा है, वर्षा भी करवा रहा है। ई से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पूरे इन्वायरमेंट को यह प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। तो ई से इन्वायरमेंट याद रखिएगा। एस से सॉइल कंजर्वेशन, यह है मृदा अपरदन को रोकता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। तो यह सॉइल कंजर्वेशन या पर्वतीय क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे होते हैं, यह है मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं, इसके कारण लैंडस्लाइड नहीं होता है, भूस्खलन नहीं होता है। तो इससे वह है हमें फॉरेस्ट सेवा कर रहा है। और टी से टिम्बर दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, या जो लकड़ी बना हुआ है, यह है लकड़ी बना हुआ है, यह लकड़ी दे रहा है। विभिन्न तरह के फर्नीचर और जो भी चीज़ है रेलगाड़ी में, वह है बैठने का जो आप बैठते हैं सीट हो जाता है, वह लकड़ी का बना हुआ रहता है। तो टी से टिम्बर दे रहा है, लकड़ी देता है। तो यह कह सकते हैं इतनी चीज़ें हमें यह फॉरेस्ट दे रहा है, इसलिए यह फॉरेस्ट हम लोगों के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यह किताब में आपको बताया गया है। इसी सब चीज़ों को यहाँ फॉरेस्ट के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत आपको समझाया गया है। तो यह है, एक बार थोड़ा बहुत आप इसे देख लें, जल्दी से हम लोग देख लेंगे और उसे फिर हम लोग इसे MCQ को कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, स्टेट का एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसे डिटेल से फिर मैं चैप्टर आपको लेकर के आऊँगा, वह पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत स्टेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग तेज़ी से रिवीजन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं, जैसे लिखता है कि प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन से क्या तात्पर्य है, तो वह वैसे पेड़ पौधे से है जो पूरी तरह से
आपको अब दिखाई दे रहा होगा। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधों से है जो पूरी तरह से अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं, बढ़ते हैं। इनके उगने और बढ़ने में मनुष्य का किसी प्रकार का हाथ नहीं रहता है। तो इस तरह की यह है पेड़ पौधों को जिनको उगाने में मनुष्यों का कोई हाथ नहीं रहता है, अपने आप प्राकृतिक रूप से वह उगते हैं, तो उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है, जो प्रकृति से निर्मित हैं, जो अपने आप निर्मित हैं। और जो मानव के द्वारा रोपा जाता है, उगाया जाता है, जैसे कृषि फसलें हो जाती, विभिन्न तरह की कृषि फसलें, फलों के बगीचे वनस्पति कहलाएंगे, किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाएंगे। वनस्पति वेजिटेशन तो वह हैं, लेकिन वह प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि वह मानव के द्वारा रोपा गया है। तो हम लोग जो अभी खेती हो रही है, चावल दाल ये सब उगाते हैं, तो यह नहीं उसमें आएगा। विभिन्न तरह के फलों के बगीचे भी मनुष्य के द्वारा लगाए जाते हैं। तो बस एक थोड़ा सा अंतर याद रखना है। अब इस वनस्पति को भी जन्म के आधार पर दो भागों में बांट दिया जाता है, कुछ देशज हैं और कुछ विदेशज है। मतलब कुछ अपने देश में ही यह उगा है और कुछ विदेशों से लाया गया है। जैसे आप जानते हैं, यह तंबाकू टोबैको होता है, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया है। तंबाकू के पौधे पुर्तगाली लेकर के भारत आए थे। उसी में अनानास कहा जाता है, पपीता कहा जाता है, यह सब पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया है। तो उस आधार पर देशज और विदेशज में भी बांट दिया जाता है। जो बाहर से आई हुई वनस्पतियाँ हैं वो विदेशज कहलाएंगी। ठीक है, किताब आप पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। थोड़ी बहुत एक रेशियो दिया गया है, रेशियो आप भी याद रख लेंगे, क्योंकि यह रेशियो आपसे स्टेट पूछ सकता है। यह रेशियो की अगर बात करें तो देखिए, हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। तो याद रखना है 47,000 लगभग विभिन्न तरह के व विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसी तरह से भारत में जैव विविधता के मामले में विश्व में और इतने पेड़ पौधे के आधार पर भारत विश्व में 10वां स्थान रखता है, जबकि एशिया में 4था स्थान रखता है। यह है आपको याद रखना है, रैंक याद रखना है कि वनस्पतियों के आधार पर, वनस्पति की विविधता के आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर, मात्रा के आधार पर भारत का विश्व में 10वां स्थान है, वर्ल्ड में 10th पोजीशन है, जबकि एशिया में 4th पोजीशन है। और भारत में साथ ही 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं। विभिन्न किस्म के जो फूले होते हैं, गुलाब आप लेते हैं, गुलाब आप देते हैं अपने बाबू को, तो वह विभिन्न तरह के या 15,000 फूलों के भी पौधे पाए जाते हैं वह है। और विश्व में फूलों के पौधों का 6% जो है भारत में मिलता है। विश्व के कुल फूलों के पौधों का 6% भारत में मिलता है। देश में बहुत से बिना फूलों वाले भी पौधे हैं, जैसे फर्न, शैवाल, ये सब बिना फूलों वाले पौधे कहे जाते हैं। भारत में लगभग 89,000 याद रखिएगा प्रजातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार के ताजे पानी की समुद्री मछलियां पाई जाती हैं। तो विभिन्न तरह के जीव जंतुओं की संख्या अगर कहा जाए तो 89,000 है। विभिन्न तरह के पेड़ पौधों की संख्या कहा जाए तो यह 47,000 है। और इस 47,000 के आधार पर जैव विविधता के आधार पर भारत का विश्व में 10वां स्थान है, जबकि एशिया में 4था स्थान है। भारत में 15,000 फूल के भी पौधे पाए जाते हैं, जो रेशियो लगभग 6% होता है। तो यह रेशियो भी आपको याद रखना है। एक लाइन में बताया कि बड़े बड़े वृक्षों और झाड़ियों से ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो अपने आप उग रहा है वह है नेचुरल वेजिटेशन है। फिर हम लोग जो वह पेड़ पौधे उगाते हैं, फलों के पौधे उगाते हैं या खेती करते हैं, वह वनस्पति में तो आता है, लेकिन वह प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आता है। वन अगर पूछा जाए तो बड़े बड़े वृक्षों और झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को, एरिया को वन कहा जाता है। और यह वन जो है प्राचीन समय से ही भारी महत्व रहा है। वन किस तरह से हम लोगों की सेवा करते हैं, अभी आपको बताया कि फॉरेस्ट नाम से ही पता चलता है। ऋषि मुनियों की यह बात करें तो ऋषि मुनि पहले वह उन्हीं जंगलों में रहते थे, पूजा पाठ करते थे। राजकुमार लोग उनसे पढ़ने भी जाते थे, राम जी से लेकर कृष्ण जी से लेकर के। आप रामायण कृष्ण लीला हाल में लॉकडाउन के समय दिखाया गया, देखे होंगे, जंगलों में जाकर के पढ़ते थे। यही जंगल जो है राक्षसों का भी वास हो रहा था, जिसे वह साफ किया गया, वह धर्म का पताका फहराया गया। तो उन सारी चीज़ों की बातें हैं। या दंडकारण्य से लेकर के अलग अलग है, यह प्रसिद्ध हैं जो है वनों का क्षेत्र एरिया इसे में मिलता है, भारत में मिलता है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह रही है और इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें घटी हुई है। चाहे वह है राम जी जंगल में 14 वर्ष वनवास किए, या वह पांडव लोग भी जाकर के वनों में निवास कर रहे हैं, तो वह वनों ही इनका क्षेत्र रहा है। महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं, धार्मिक घटनाएं इन वनों में घटी हैं और यह महत्वपूर्ण रहा है।
अब उसी चीज़ को बताया गया है कि भारत में वनस्पति और वन्य प्राणियों की विविधता के आधार पर भौगोलिक कारणों से कैसे अलग अलग भागों में अलग अलग मिलता है, क्या वह उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कारण है। तो भूभाग का स्वरूप यानी कि लैंड स्ट्रक्चर जो कहते हैं, रिलीफ कहते हैं, उसके आधार पर पेड़ पौधे अलग अलग वनस्पति अलग अलग भागों में अलग अलग पाए जाते हैं। कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में दूसरा है तो मैदानी क्षेत्रों में दूसरा है, तो वह है डेल्टाई क्षेत्रों में कुछ दूसरे तरह के वनस्पति पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कोनिकल फॉरेस्ट पाया जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ तटीय क्षेत्रों की अगर बात करें, कोस्टल रीजन डेल्टा एरिया की बात करें, तो वहाँ जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यह भूभाग का स्वरूप के आधार पर पेड़ पौधे अलग अलग भागों में अलग अलग पाए जाते हैं। मिट्टी भी प्रभावित करता है, यह अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है और वह वनस्पति उससे प्रभावित होता है। जैसे वह राजस्थान वाले क्षेत्रों में बलुआही मिट्टी मिलती है, राजस्थान वाले क्षेत्रों में बलुआही मिट्टी मिलती है। डेजर्ट वह सॉइल वहाँ है तो वहाँ वह झाड़ी किस्म के और कांटेदार वृक्ष मिलते हैं। हम लोगों के तरफ है गंगा के डेल्टाई भागों में वह है मिट्टी जो एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ चौड़े चौड़े वह पत्ते वाले वृक्ष मिलते हैं। वह है आम से लेकर के अलग अलग वह भाग मिलते हैं। तो अलग अलग मिट्टी के आधार पर भी पेड़ पौधे बदलते रहते हैं। जलवायु आपको बताया था, जलवायु के कई फैक्टर होते हैं, उसमें एक फैक्टर तापमान है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो है ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जल्दी वृक्ष वह सूख जाएंगे, उस आधार पर टेम्परेचर थोड़ा वह है गर्मियों में ज़्यादा होता है, ज़्यादा लंबे वृक्ष वह पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो तापमान भी प्रभावित करता है, महत्वपूर्ण कारक है। वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और उसी के साथ पेड़ पौधों की किस्म भी बदलती जाती है। जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है वहाँ पौधे उग नहीं पाते हैं, तो टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। यह है आपको बताया गया है, वह है अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो यह रेशियो भी आप याद करेंगे। हम आपको समझा रहे हैं स्टेट में कहाँ से क्वेश्चन निकल करके आ सकता है, एक बार आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार अगर आपके पास टाइम है तो उसे एक बार पूरा पढ़ लीजिए। हम आपको मुख्य रूप से बता रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन निकल करके आएंगे, इसीलिए थोड़ा हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह है एक रिवीजन है या क्विक रिवीजन हम लोग ले रहे हैं और फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग MCQ करते हैं, इसके अंतर्गत आगे करेंगे। तो यह उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय और पाइन क्षेत्र, कितना टेम्परेचर होगा, मिनिमम कितना होगा, किस तरह का वहाँ या मिलेगा, पाला होगा या नहीं होगा, उन सारी चीज़ों को बताया गया। सूर्य का प्रकाश भी, जहाँ सूर्य का प्रकाश कम मिलता है वहाँ पेड़ पौधे वह नहीं वह बढ़ पाते हैं, और सूर्य का प्रकाश मिलता है उसको प्राप्त करने के लिए उनमें होड़ लगी हुई रहती है और वृक्ष वह तेजी से ऊपर बढ़ते हैं। तो सूर्य का प्रकाश भी वह प्रभावित करता है। वर्षण यानी वर्षा भी प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ वनस्पति की मात्रा भी ज़्यादा होगी। जैसे देखिए अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो जहाँ पेड़ पौधा नहीं भी उगना चाहिए वहाँ वो उग जाता है। आपके घरों में, गाँव में आप देख रहे होंगे, घरों के दीवारों में जहाँ तहाँ वह पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो यह है उस नमी की मात्रा मिलती है, वर्षा मिलता है, नमी मिलता है, और पेड़ पौधे वनस्पति जो है नमी के कारण जो है तेजी से वह फल फूल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यह वर्षा भी प्रभावित करता है। उसी चीज़ को आगे बताया। पारिस्थितिक तंत्र, पेड़ पौधों का जो ये पूरा वह भाग हो जाता है, पारिस्थितिक तंत्र हो जाता है। या पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीवों का वितरण काफ़ी हद तक भौगोलिक दशा और जलवायु से प्रभावित होता है। वन खास किस्म की वनस्पति, खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या और किस्म भी बदल जाती हैं। तो यह किसी जगह के पेड़ पौधे जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कि यह पेड़ पौधे जो हैं वह है जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, जीव जंतु से प्रभावित करते हैं, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या एक दूसरे से मिला हुआ है, इसकी बात की गई है यहाँ। यह है विभिन्न तरह के पेड़ पौधे प्राणियों के लुप्त होने से मानव जीवन किस प्रकार खतरे में है, इसका पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। या जीव जंतु जो खत्म हो रहे हैं उसके लिए रेड डाटा बुक बनाया गया है, और जो वह है डेंजर जोन में आ गए उसका नाम लिखा जाता है, उनके संरक्षण के लिए काम किया जाता है। इसी कारण विभिन्न तरह के संरक्षण योजनाएं चल रहे हैं। टाइगर प्रोजेक्ट, लॉयन प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, कब यह सब शुरुआत हुआ है यह आपको याद रखना, यह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह बहुत सारे आगे बातें आएंगी। तो यह जीवोम कहा जाता है, बायोम बायोस्फीयर उसी से बन जाता है। तो बायो किसे कहेंगे, पृथ्वी पर एक खास किस्म के वह मिलने वाले किस्म वाले वनस्पति जगत और प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। जैसे मानसूनी जीवोम हो गया, मरुस्थलीय जीवोम हो गया, जिस एरिया का हो गया उसे एक बायोम नाम दे दिया जाता है। ठीक है,
अभी वही चीज़ों को यहाँ बताया गया है। वनस्पति जो है भारत में तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा, रेन और धरातल की विविधता, स्ट्रक्चर ऑफ लैंड के आधार पर यहाँ भारतीय वनस्पतियों को यह 5 भागों में बांटा जाता है। पहला एक कहलाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है सदाबहार वन। सदाबहार मतलब समझ रहे हैं जहाँ हमेशा हरा भरा हो, ठीक है, या इसे चीर हरित वन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चीर हरित वन कह देते हैं। चीर का मतलब समझते हैं, चीर मतलब एक लंबे समय तक, हरित मतलब हरा भरा। आपको यह रामायण देखे होंगे, वहाँ आशीर्वाद दिया जाता है चिरंजीवी भव, मतलब लंबे समय तक के आप जिए। तो यह चीर हरित वन, लंबे समय तक जो पेड़ पौधे बने हुए रहते, हरे भरे रहते हैं, उसे चीर हरित वन कह देते हैं। यह ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत उष्णकटिबंध में आता है। भारत 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के बीच पाया जाता है। तो यह है उष्णकटिबंध के क्षेत्र में आता है। यह आपको पहले चैप्टर में सब बताया हमने, तो इसलिए उष्णकटिबंध आ रहा है। और फिर अलग अलग कैटेगरी, जहाँ ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। यह है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है तो पर्णपाती वन मिलते हैं। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है वो कटीली वन मिलते हैं। ये पर्वतीय वन अलग कैटेगरी हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ यह है बदलते रहता है। और मैंग्रोव और डेल्टाई वन भारत के तटीय क्षेत्रों पर, कोस्टल रीजन पर, भारत के या पूर्वी और पश्चिमी तटीय भागों पर मुख्य रूप से, तो इधर जो गुजरात वाले भागों में और जो भी नदियाँ गिरती हैं ऊपर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग में, महानदी वाले क्षेत्र में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में, सभी का डेल्टाई भाग बनता है। उन क्षेत्रों में या डेल्टाई वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट। वहाँ एक पेड़ है कैटेगरी है, एक पेड़ का ट्री का नाम है मैंग्रोव, और वह इसीलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट ही कह देते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष भी मिलता है तो सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है। तो उन सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ आपको किया गया है आगे किताबों में। तो यहाँ से आपको जो याद रखना है मुख्य रूप से क्या क्वेश्चन होता है, तो कैटेगरी का नाम आपको याद रखना है। वहाँ कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से वृक्ष आते हैं, उस कैटेगरी में कौन सा पेड़ आता है, वृक्ष आता है, ट्री आता है। उसके बाद वहाँ कितना टेम्परेचर, अब सदाबहार वन में कितना टेम्परेचर होगा, एक एवरेज कितना वहाँ वर्षा होगा। सदाबहार वन जैसे अगर कहें कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाला यह क्षेत्र है, कोई आपसे कहे तो कहिए कि यहाँ तो सदाबहार वन मिलेगा, यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यह है टेम्परेचर, यह है रेन, वर्षा की मात्रा। ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे तो वह उसी के आधार पर पेड़ पौधे मिलेंगे। तो किस तरह का पेड़ पौधा, वहाँ कौन सा वृक्ष मिलता है, और उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपको जानना है कि वह है सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है। तो यह सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी कि भारत क्या यह पश्चिमी जो तटीय भाग है या पश्चिमी तटीय भाग पर 200 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ मिलेगा। यह लक्षद्वीप वाले भाग में मिलेगा, इधर अंडमान निकोबार में मिलेगा। या नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाला जो भाग है इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से बारिश होता है, वहाँ ज़्यादा मिलता। यह है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यह है 100 से वह है 200 सेंटीमीटर के बीच है। तो यह मध्य भारत वाला जो भाग हो जाता है लगभग, यह भागों में मिलेगा। ठीक है, कटीले वन जो है इधर राजस्थान वाले भागों में, जहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है, उन क्षेत्रों में मिलेगा। पर्वतीय वन जो है वह है मुख्य रूप से हिमालय रीजन में मिलेगा। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह है उन क्षेत्रों में। और साथ ही इधर तमिलनाडु वाले थोड़ा क्षेत्रों में भी यह नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ भी वह मिलेंगे। तो वह और डेल्टाई वन या भारत के तटीय क्षेत्रों में या जो पूर्वी तटों पर स्थित है इन क्षेत्रों में मिलेगा डेल्टाई रीजन, और गुजरात में मिलेगा। तो यह मोटा मोटी हमने आपको यहाँ समझा दिया, वही सारा चीज़ों को यहाँ आपको बताया गया है। तो इसे आप पे एक बार पढ़ लीजिएगा, वह मिलेगा तो टाइम। तो यहाँ के वनों की ऊंचाई जो है 60 मीटर या उससे अधिक होती है, क्योंकि वर्षा अधिक मात्रा में मिलता है तो इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। ऊंचाई भी प्रभावित होता है, पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होगी, उनकी ऊंचाई कम हो जाएगी। 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में ज़्यादा ऊँचे 60 मीटर से अधिक मीटर ऊंचे पेड़ पौधे मिलते हैं, जबकि 100 से 200 सेंटीमीटर वाले में वह कम हो जाते हैं। 40 सेंटीमीटर से अधिकतम ज़्यादा नहीं मिल सकता है वहाँ। और इन क्षेत्रों में और छोटे वह है कटीले, जैसे नागफनी कैक्टस कहते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा वह मिलने लगता है। तो यह ऊंचाई भी प्रभावित होती है। ठीक है, यह याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वह वनस्पति पाया जाता है, कौन सा फॉरेस्ट कैटेगरी पाया जाता है, तो यह ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, पर्णपाती वन, या इसी को पतझड़ वन कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? पतझड़ वन भी कहा जाता है। जो अपने पत्ते वह है
वह गिरा देते हैं। वह समर आप जानते हैं, यह वसंत ऋतु जो कहते हैं, समर सीजन से पहले शुरू होता है। वसंत ऋतु में 1 से 2 महीने के लिए ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। वह पत्तों को गिराने का भी नेचुरल कारण होता है, वह है जो पत्ते गिरा देते हैं, ज़मीन पर गिर जाता है तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है वहाँ नमी की मात्रा बनी हुई रह जाती है, और नमी से के कारण आने वाले समय में गर्मी के दिनों में जो वाष्पीकरण होता है कम होता है, नमी बनी हुई रहती है, तो पेड़ पौधे जिंदा रह जाते हैं। कटीले वन की विशेषता अगर देखें तो यहाँ कटीले वन के पेड़ पौधे जो होते हैं इनका पत्तियाँ गद्देदार होती है, जैसे आप कैक्टस का देखे होंगे, नुकीले होते हैं, जड़ें लंबी होती है। पेड़ पौधे छोटे होंगे, पेड़ छोटे होंगे, लेकिन जड़ें लंबी होगी। जड़ें कितनी होगी? ज़्यादा लंबी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पानी है वह ज़्यादा नीचे है, वाटर लेवल ज़्यादा नीचे है, तो जड़ें नीचे तक लंबाई तक रहती हैं, तो पानी खींच करके सर्वाइव कर जाते हैं। एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं। सदाबहार वन में पौधे एक जगह ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, विविध तरह के पेड़ पौधे एक ही जगह पर मिलते हैं। यहाँ जो है थोड़े दूर दूर मिलते हैं, पर्णपाती वनों में थोड़े दूर दूर मिलते हैं। तो यह इस तरह की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उन्हीं सारी विशेषताओं को यहाँ दोस्तों आपको बताया गया है। तो हमने आपको एक क्विक रिवीजन करवा दिया है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चले आते हैं, उसे जान लेते हैं। तो आपका स्टेट चूँकि नज़दीक है तो यह है, ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जल्द से जल्द सभी चैप्टर को आपको कवर करना है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ बताते हुए यह है, आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको याद रख लेना है। यह सदाबहार वन वाले में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? रोजवुड मिलते हैं, सिनकोना मिलता है, अबनूस मिलता है, जिसे एबोनी कहते हैं, बांस। इसी सिनकोना वृक्ष के छाल से यह मलेरिया की दवा बनाई जाती है। आप याद रखिएगा, मलेरिया की दवा बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष के ही छाल से बनाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ, या वृक्ष ज़्यादा सघन होते हैं, ऊंचे होते हैं, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष पर फांदने वाले जानवर, लंगूर, बंदर इत्यादि यहाँ मिलेंगे, क्योंकि वह नज़दीक पेड़ पौधे होते हैं यहाँ। तो यह सारी विशेषता है, आप एक बार इसे पढ़ें जरूर। इसी को भारत के मैप के थ्रू समझाया गया, जो हमने आपको अभी बताया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखिए, यह 50 से ही ले गया, 50 से 200 सेंटीमीटर तक वाला भाग है। ठीक है, यहाँ की पत्तियाँ एक साथ 1 से 1.5 महीने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। वृक्ष काफी समय तक पत्ता रहित रहते हैं, इसलिए इसे पतझड़ वन भी कह देते हैं। या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्ण मतलब होता है पत्ता, और पाती मतलब गिराना, तो पर्णपाती वही मतलब हो गया, पतझड़ वन कह देते हैं। या चौड़ी पत्ती वाले वन, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पत्ते जो है ज़्यादा चौड़े चौड़े होते हैं। तो हम लोगों का जो क्षेत्र है, जो भी वह है पेड़ पौधे आपको मिलते हैं, वह इस क्षेत्र में आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। नमी के आधार पर इसे भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वाला सूक्ष्म पर्णपाती वन, और जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है यह है आर्द्र और सूक्ष्म पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। तो जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा मिलती है उसे आर्द्र पर्णपाती वन, और जहाँ 50 से 100 मिलता है उसे सूक्ष्म पर्णपाती वन कह देते हैं। और सभी वृक्षों को इसके अंतर्गत लाया जाता है। इसमें वह है शेर, जंगली सुअर, हिरन, हाथी, ये सब पेड़ पौधे मिलते हैं। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ वह पतझड़ वन, कटीले वन, वह थ्रोनी फॉरेस्ट कह देते हैं, वह मिलते हैं। इसके अंतर्गत वृक्षों में खजूर हो गया, इफोबिया हो गया, एकेसिया, बबूल हो गया, नागफनी, कैक्टस सबसे फेमस याद रखेंगे। तो यह है खजूर, ये सब ये इसमें के अंतर्गत मिल जाते हैं। कटीले वन छोटे छोटे जो भी सब बबूल ये सब इसके अंतर्गत पाए जाएंगे। यहाँ की पत्तियाँ क्या होंगी? मोटी होंगी, रोएदार होगा, गद्देदार होगा। गद्देदार क्यों होता है? क्योंकि नमी की मात्रा ज़्यादा समय तक बनी हुई रहे, वाष्पीकरण जो होता है तो उसमें नमी की मात्रा बनी रही, इसीलिए मोटी मोटी होती है, गद्देदार होती है, पानी की मात्रा उसमें रहती है। जड़ें लंबी होती हैं, पेड़ छोटे होते हैं ताकि वाष्पीकरण कम हो, पत्तियां छोटी होती है ताकि वाष्पीकरण कम हो। ठीक है, कटीले होते हैं ताकि जीव जंतु खा न जाएं। तो इन सारी विशेषताओं के कारण ही यह है उससे रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी जिंदा रहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों में, गुजरात के पश्चिमी भागों में, हरियाणा के आर्द्र क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में, और मध्य प्रदेश के भी उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों में आपको बताया था कि जो भी रेगिस्तानी भाग है, पश्चिमी भाग में वर्षा कम होता है, तो उन्हीं क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन ऊंचाई के अनुसार बदलते रहता है। तो हिमालय के निचले में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, जबकि 100 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध पाए जाएंगे। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले ओक, लारेल, चेस्टनट वृक्षों की मात्रा मिलती है, संख्या मिलती है। जबकि 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं, जिसमें वह चीर हो गया, या है देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये सब मिलते हैं। तो यह आपको भी याद कर लेना है कि कौन कौन से वृक्ष मिल रहे हैं।
हमने आपको कैटेगरी बताया कि कोई भी या फॉरेस्ट का 5 जो कैटेगरी है, इस 5 कैटेगरी में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो हर कैटेगरी के लिए जानना है कि उसका वह है टेम्परेचर वहाँ कितना होता है, वर्षा की मात्रा कितनी होती है, यह है कौन कौन से वृक्ष उस कैटेगरी में पाए जाते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, भारत के किन किन क्षेत्रों में वह मिलता है। यही 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है पांचों कैटेगरी के लिए यह है, और आपका काम हो जाएगा मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों को जानना है। तो आगे बढ़ रहे हैं। औषधीय पौधे भी कुछ मिलते हैं भारत में। तो यह आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है, कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों को भी रखा है, चिकित्सा पद्धति के लिए जाने जाते हैं। आज देखिए गिलोय की बातें हो रही है, कोरोना काल में भी यह गिलोय हो गया, तुलसी पत्ता हो गया, इन सब को वह है आप उबाल करके पी रहे हैं तो आपके काढ़ा का काम कर रहा है और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं जो हम लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आज सबसे ज़्यादा गिलोय का देखिएगा बाजार में, मार्केट में वह जूस आ रहा है, तो उसका क्या आ रहा है, आज डिमांड बढ़ गया है इस प्राकृतिक औषधि पेड़ पौधों की। वन प्राणियों की अगर बात करें तो फिर वह बताया गया है वनस्पति की भांति भारत में वन प्राणी भी यानी जीव जंतु भी बहुत मात्रा में मिलते हैं, धनी हैं। यहाँ जीवों की लगभग 89,000 प्रजातियाँ हैं, विभिन्न तरह की जीव जंतुओं की। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, यह भी याद रखना है, 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। यहाँ विश्व के कुल वन प्राणी प्रजातियों का 13% मिलता है, कुल वन प्राणियों का वह जीव जंतुओं का 13% मिलता है। मछलियाँ भी यहाँ 2500 प्रजातियाँ पाई जाती है, 2500 तरह की वह कैटेगरी पाई जाती है मछलियों की, जो का 12% हो जाता है। विश्व के 5 से 8% तक स्तनधारी वह जानवर उभयचरी और रेंगने वाले मिलते हैं, यानी कि जल थल दोनों में रहने वाले स्तनधारी और रेंगने वाले रेप्टाइल भी मिलते हैं विश्व का 5 से 8% तक। ठीक है, स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, तो हाथी हो जाता है। उष्णार्थ वनों में पाया जाता है एक सिंह वाला गेंडा जो महत्वपूर्ण है, काजीरंगा का नेशनल पार्क में मिलता है, असम वाले भाग में दलदली क्षेत्रों में जो काजीरंगा कहते हैं। कच्छ के रन वाले थार के नौस्तन में कम से जंगली गड्ढे और ऊंट पाए जाते हैं, याद रखिएगा। या कच्छ का रन जो है वह जैव विविधता वाला क्षेत्र आता है, वहाँ जंगली गड्ढे मिलते हैं और ऊंट जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कौन सा जीव जंतुओं से भी यहाँ अधिकतम संख्या है। और उसी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए VBI आपको याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, यह वन्य जीव वह है कंजर्वेशन एक्ट लाया गया है 1972 में, तो यह VBI आपको याद रखना है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1972 में लागू किया गया। VBI आपसे याद रखना है, हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी वह है अलग अलग भारत में यह है जो फॉरेस्ट के अंतर्गत बांट दिया जाता है। यह देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ बांटा जाता है, सबसे बड़ा चीज़ फॉरेस्ट हो जाता है। फॉरेस्ट को फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत बांट दिया जाता है, नेशनल पार्क के अंतर्गत बांट दिया जाता है। यह उसके अलावे वह बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में बांट दिया जाता है। यह है तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो भारत में अभी वर्तमान समय में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 जैव मंडल कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 9 यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है और 9 बिना मान्यता प्राप्त है। यह किस राज्य में है और किस जीव जंतु के लिए फेमस है वह आपको याद करना है, फिर मैं आपको चैप्टर के रूप में इसे पढ़ाऊंगा। यह है तो पहला जो बड़ा कैटेगरी होता है पेड़ पौधों का, फॉरेस्ट का सबसे बड़ा कैटेगरी बांटा जाता है वह है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में बांट दिया जाता है। भारत में लगभग अभी वर्तमान समय में 100 प्लस में नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क जो कहते हैं लगभग 100 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद भारत में लगभग 501 यह किताब जो दे रहा होगा ऐसे ज़्यादा ही है, 515 प्लस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यह 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावे आप जू जानते हैं, क्या जानते हैं, जू जो होता है जैसे पटना में संजय गांधी जू है, यह अलग अलग भागों में पाया जाता है और इस तरह से यह पेड़ पौधों की कैटेगरी को बांटा जाता है। तो उसी में आपको जानना है, यहाँ से क्वेश्चन बन के नेशनल पार्क कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क, कौन से राज्य में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है, वह किस जीव जंतुओं के लिए फेमस होता है और कौन विश्व में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है नहीं। तो 18 यह
बायोस्फीयर रिजर्व की भी हम आपको पढ़ाएंगे। यह है आपको ऑफलाइन क्लासों में ये सब पढ़ाए हैं, ठीक है। उसे आप अगर आपके पास वह नोट्स है तो आप उसे रिवीजन कीजिए, नहीं है तो फिर वह आपको हम ऑनलाइन भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाएंगे हम। उसी को पूरे भारत में ये दिखाया गया है अलग अलग राज्यों में। कुछ प्रवासी पक्षी भी आते हैं। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, तो यह मुख्य रूप से आप याद करिए साइबेरियाई क्षेत्रों में, रसिया रूस का जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। और साइबेरियाई क्षेत्रों में जब शीत ऋतु आती है तो बर्फ़ जो है वह जो भी नदी नाले हैं वह बर्फ़ बन जाते हैं, तो वहाँ साइबेरियाई पक्षी उसे साइबेरियाई क्रेन कहते हैं या सारस कहते हैं। प्रवासी पक्षियों में क्या नाम आता है, साइबेरियाई क्रेन या साइबेरियाई सारस। तो यह साइबेरियाई क्रेन या सारस जो है यह है, इन्हें खाने की समस्या हो जाती है क्योंकि बर्फ़ वह बिछ गया तो नीचे वह है मछलियाँ चली जाई। तो यह साइबेरियाई सारस जो है वह वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूरी तय करते हुए उड़ते हुए हिमालय को पार करते हुए और इस भारत और या इंडोनेशिया या सब श्रीलंका जैसे देशों में आकर के फैल जाते हैं, तो अपने भारत में आ जाते हैं। भारत में इसकी अधिकतम संख्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ जाता है, तो चिल्का झील में जमा हो जाता है, उड़ीसा के चिल्का झील में, और पूरे भारत में फैल जाता है। उधर राजस्थान के भरतपुर पक्षी अभयारण्य वाले क्षेत्रों में, अपने बिहार में आता है, बिहार में दानापुर एरिया वाला क्षेत्र हो गया या कांवर झील वाला क्षेत्र हो गया, उन क्षेत्रों में फैल जाता है या प्रवासी पक्षी। तो इसी प्रवासी पक्षियों को बताया गया है यहाँ। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियाई सारस बहुत बड़ी संख्या में भारत आते हैं। इनके कुछ मनपसंद स्थान गुजरात का कच्छ का रण हो जाता है, राजस्थान का भरतपुर पक्षी अभयारण्य, बेगूसराय में कांवर झील, बिहार के लिए भी याद रखिएगा, स्टेट में आपसे पूछा जाएगा, गंगा नदी के किनारे वाला क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। पटना में मोकामा का टाल क्षेत्र भी कई प्रकार की पक्षियों का निवास स्थान बन जाता है। तो यह प्रवासी पक्षियों भारत में आती हैं, यह याद रखेंगे आप। और इनके संकटग्रस्त और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए यह है विभिन्न तरह से सरकार काम कर रही है। सूचनाएं पत्र के माध्यम से इकट्ठा आप कीजिए। यह है कि बच्चों के लिए 9th क्लास के बच्चों के लिए यह दिया गया है। और सरकार किस तरह से संरक्षण योजनाएं चला रही है, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो लॉयन प्रोजेक्ट चल रहा है, एलिफेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट चल रहा है, हर जीव जंतु को बचाने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कब इसकी शुरुआत हुई है, किस राज्यों में यह है मुख्य रूप से काम कर रहा है, यह इसकी एक सूची आप भी बनाइए, आपके लिए होमवर्क है और उसे आप याद करें, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो यह है जो अभी आपको बताया था कि यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह है जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी को बताया गया है। यहाँ किताब में 14 दिया है जो अब 18 हो गया है, जिसमें से 9 जो है यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। यहाँ कुछ यह दिया गया है, इसे आप याद करें। अलग अलग यहाँ याद क्या करना रहता है, तो यह है बायोस्फीयर रिजर्व का नाम याद कर लेना है, किस राज्य में यह है, या जैसे सुंदरवन किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में है, किस राज्य में है, कब इसे भारत सरकार के द्वारा यह मान्यता दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, और कब यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को आप जानते हैं यह है, यूनेस्को एक संस्था है जो इस क्षेत्र में यह काम करती है। तो यह है, इसको वह याद कर लेना है। और यह है वहाँ किस जीव जंतु के लिए फेमस है, सुंदरबन या अलग अलग, यह है आपको याद कर लेना है। तो यह नंदा देवी जो है फूलों की घाटी के लिए जाना जाता है। यह है फूल वह मिलते विभिन्न तरह के। तो यह है नोकरेक जो है मेघालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो किस राज्य में है यह हम आपको एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। तो थोड़ा बहुत यह क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए इसके अंतर्गत आने वाले। तो उस क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें तो भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 में, या 72 में वन जीव संरक्षण अधिनियम में यह आया है। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, तो भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में है। यह यार भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो लगभग 89,000, अभी हम लोग पढ़े थे 89,000 यह पाई जाती हैं। आगे बात करें, भारत में तापमान चूँकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः खाली स्थान की मात्रा वनस्पति के प्रकार यहाँ निर्धारित होती है। तो तापमान चूँकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः वनस्पति की मात्रा, पेड़ पौधे और वनस्पति की मात्रा यहाँ निर्धारित होती है। उसी के अनुसार जो है वह पेड़ पौधे निर्धारित होते हैं। धरातल पर एक विशेष प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीव वाले पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं, बायोम कहते हैं इंग्लिश में। मनुष्य के पारिस्थितिक तंत्र का एक, मनुष्य भी जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक प्रमुख भाग है।
कह सकते हैं घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल भारत में ही पाई जाती है। याद रखिएगा, घड़ियाल मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वाले भागों में, नंदा नदी वाले क्षेत्रों में, जो जबलपुर वाला इलाका हो जाता है, उन क्षेत्रों में घड़ियाल पाया जाता है। यह याद रखिएगा, देश में जीव मंडल यह है, उसी को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या अभी याद रखिएगा 18 है, जिसमें से 9 यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, निश्चयों में शामिल किया गया है। उसके बाद यह क्वेश्चन आंसर है, तो यह आप याद रखें। इसी पर आधारित आपको हमें यह है पेड़ पौधों से ही, वनस्पति से ही आधारित आपको क्वेश्चन आंसर और आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ, यह आप कर लीजिए। तो देखिए यह है, आप याद कर लीजिए, यह VVI सारे क्वेश्चनों को लेकर के यह हमने बनाया है, जो आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर पहला बात करें, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहेंगे? अभी हम लोग पढ़े थे, उसे क्या कहेंगे? तो वह है क्या कहलाएगा? तो यह देशज वनस्पति की विदेशज की अच्छत की इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन 3 यह सही है। अच्छत वनस्पति वर्जिन वेजिटेशन कहलाएगा। ठीक है, यह है मतलब प्राकृतिक वनस्पति, यह है, इसे प्राकृतिक वनस्पति भी कहेंगे। प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन का अर्थ है उन वनस्पतियों से हैं जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं, वह है, और लंबे होते बिना किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं। साथ ही इस प्रकार की वनस्पतियों में लंबे समय तक मानवीय प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसे अच्छत वनस्पति कहते हैं, वर्जिन वनस्पति कहते हैं, नेचुरल वनस्पति कहते हैं। तो यह याद रखिएगा, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के आगे बढ़ता है लंबे समय तक के, क्योंकि आंतरिक भाग में ज़्यादा सदाबहार वनों में मिलेगा, जो आंतरिक जंगलों भागों में जहाँ वह है। भारत में यह थोड़ा कम पाया जाता है। विश्व में अगर बात करें तो अफ्रीका के जंगल जो वह भरे पड़े हैं, जहाँ कोई मानव नहीं जा रहा है, अपने आप उगते हैं, बड़े होते हैं, तो वह सब जो है प्राकृतिक वनस्पति के रूप में गिने जाते हैं। आगे अगर बात करें, वनस्पतियों की विविधता, डाइवर्सिटी का प्रमुख कारण क्या है? यह अलग अलग भागों में अलग अलग तरह का वनस्पति जो पाई जाती है, उसका डाइवर्सिटी का क्या कारण है? कारणों पर बात करें तो पहला कारण देता है मृदा में विविधता है, तापमान में अंतर है, नदियों के जल की मात्रा में अंतर है। कूट के आधार पर आपको बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यह दोनों हो जाएगा। मृदा में विविधता के आधार पर भी पेड़ पौधे अलग अलग भागों में अलग अलग मिलते हैं, और तापमान के भी आधार पर, तापमान के कई फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, यह है, उसके आधार पर भी मिलते रहता है पेड़ पौधे अलग अलग। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो विभिन्न तरह के अलग अलग वनस्पति नीचे आते हैं, तो दूसरे तरह का वनस्पति, तो तापमान भी प्रभावित करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाए, 1 और 2। वनस्पतियों में विविधता का प्रमुख कारण विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। जैसे मरुस्थली में वह यानी कि बलुई मिट्टी में, लोमी सॉइल में कटीले झाड़ियाँ होती हैं, डेल्टा क्षेत्रों में पर्णपाती वन हो जाते हैं। ठीक है, यह है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट भी उसे कह देते हैं, वह मिलते रहते हैं। तो अलग अलग भागों में अलग अलग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। 14वें वन भारत वन रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम में है। कितना? तो वह 88.93%, 88.93% है। वहाँ के कुल भूभाग के लगभग 88% भाग पर फॉरेस्ट ही हैं, तो प्रतिशत के आधार पर। और दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है 88.93, वह प्रतिशत थोड़ा सा यह कम है। दूसरे स्थान पर यह याद रखेंगे, तो यह है, आपको याद रखना है प्रतिशत के आधार पर। ऐसे वह जंगलों का भाग मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रतिशत और सबसे ज़्यादा एरिया दो अलग बातें होती हैं। ठीक है, प्रतिशत करने का मतलब होता है उसके कुल, उस राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर फॉरेस्ट है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में फॉरेस्ट पाया जाता है, वह है एरिया पर, तो वह है मध्य प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन प्रतिशत पूछा जाएगा तो याद रखना है मिजोरम, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप। आगे, केंद्र शासित प्रदेशों में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम किस में है? तो सबसे कम जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। दमन और दीव में सबसे कम है, याद रखना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अभी हम लोग बात किए थे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ
पाया जाएगा। तो याद रखना है कि यह है साउथ वेस्ट मानसून यहाँ सक्रिय होता है, तो इसके पश्चिमी ढलानों पर, भारत के पश्चिमी ढलानों पर ज़्यादा बारिश होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी। तो यहाँ जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। इसी में यह लक्षद्वीप हो जाता है, तो लक्षद्वीप में ज़्यादा पाया जाएगा। इधर 7 सिस्टर स्टेट वाले भागों में, मेघालय सब में जो यह है बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज़्यादा बारिश होती है। जलवायु में अभी आपको पढ़ाए हैं सारा चीज़, वह चैप्टर जो जा करके पढ़ लीजिए, आपको दिया हुआ है प्ले लिस्ट में जा करके जलवायु को देख लीजिए। तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होता है, तो यहाँ भी जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो उसी चीज़ को आप देखिए, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, देखिए पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल पर नहीं होगा, यहाँ वह 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश से नहीं होता है, क्योंकि यह है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, तो यहाँ नहीं होगा। इसका पश्चिमी भाग पर, इसका यह है पश्चिमी भाग पर होगा, पूर्वी भाग पर नहीं होगा, यानी यह कट जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिल्कुल होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला पर कम होगा, नहीं होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर होगा, यह सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह है 3, तो 2 और 4, यानी कि यह 2 और 4 एकदम बिल्कुल सही है। यह भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर पाए जाएंगे, पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं नहीं पाए जाएंगे। यह वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, अतः केवल 2 और 4 सही। ठीक है, समझाया गया है। बिल्कुल आप इसे स्क्रीनशॉट लेते रहें, 1-2 बार इसे देख लें, पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है। कौन सा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में सही है। वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, बिल्कुल होती है, तभी सदाबहार वन है। यह वन विरल होते हैं, नहीं विरल नहीं होते, यह भी सघन वन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 और 3 यह है संदर्भ में सही है। तो यह 2 नंबर यह सही है कि वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर से अधिक होती है, और 3 यह विरल होते हैं, लेकिन यह है कह सकते हैं सदाबहार वन जो है ज़्यादा हुआ है, विरल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है सघनता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यह ऑप्शन 2 केवल 2। ठीक है, यह भी नहीं होगा, बिल्कुल यही सही होगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाएगा। अभी बताए थे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा भाग में पाए जाते हैं, यह सब जो हैं यह कम पाए जाएंगे। तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, यह याद रखिएगा यही। और इसी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसके पेड़ पौधों के इसी के अंतर्गत जो भी आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तर भारत में जो लड़के रह रहे हैं, यूपी में, बिहार में या कर्नाटक में, सब चंदन वृक्ष से लेकर, नीम से लेकर के वह है जो भी वह पाए जाते हैं पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, वह सब जो है इसी पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। देखिए उसी चीज़ को बताया, चंदन, आंवला, महुआ, सगोल, बांस आदि प्रजातियों वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाएंगे। तो यह है उष्णकटिबंधीय, यह है पर्णपाती वन ही हो जाएंगे। पर्णपाती को 2 भाग में बांट दिया जाता है, एक शुष्क पर्णपाती और एक आर्द्र पर्णपाती। तो यह आर्द्र पर्णपाती वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत पाया जाएगा। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक आर्द्र और एक शुष्क पर्णपाती वन। आगे क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, पर्णपाती डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसूनी वन भी कहते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वर्षा यहाँ मिलती है। ठीक है, हालांकि वह सदाबहार से कम मिलता है, सदाबहार में ज़्यादा वह मिलता है। यह वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। कथन पर विचार कीजिए, तो यह है केवल एक ऑप्शन सही होगा, 70 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर वाला बताए थे कि वह कटीले वन वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो यह मानसूनी वन भी कहा जाएगा, यही आपको सत्य हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैले हुए इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, या उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है, यह सब पहले का है, यह ध्यान रखिएगा।
पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव होता जाता है, बिल्कुल होता जाता है। नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे सघन वृक्ष तो ऊपर विरल वृक्ष होते जाते हैं, छोटे वृक्ष मिलते चले जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति पाई जाती हैं। तो यह है 1 और 2 दोनों शब्द हो जाएगा, दोनों बात सही है, ठीक है, दोनों सही है। यह है इसका 1 और 2 दोनों सही है। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव होता चला जाता है और हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक की वह वृक्ष की प्रजाति मिलती है, ऊंचाई के साथ बदलते जाती है। तो सभी तरह का कैटेगरी पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है, हिमालय रीजन में मिलता है। आगे फिर भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती है? तो पादप प्रजातियाँ 47,000 पाई जाती हैं और जीव जंतुओं 89,000 89,000 जीव जंतु की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में 4था स्थान है, भी याद रखना है। वनस्पति क्या है? एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक रूप से वह उपजने वालों को प्राकृतिक वनस्पति कह देते हैं। हम जो मानव उगाते हैं, पेड़ पौधों को रोपते हैं, तो वह है मानव के द्वारा उपाया गया, उपजाया गया, वह उगाया गया वनस्पति है। वह भी वनस्पति ही है लेकिन वो मानव द्वारा है। अक्षत वनस्पति यानी कि नेचुरल, वही किसे कहेंगे? वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता है, वह है अक्षत वनस्पति या उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। देशज वनस्पति वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज वनस्पति कहेंगे। पादप और जंतु जगत की विपुल विविधता के जिम्मेदार घटक कौन है? तो भूभाग, मृदा, तापमान, वृष्टि, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। यह सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। वनस्पति किससे प्रभावित होता है? तो सारी चीज़ों से प्रभावित होगा, भूभाग से भी, मृदा से, तापमान से, वृष्टि से, सूर्य का प्रकाश से। हम लोग अभी पढ़े थे किताब में। उस राज्य का नाम लिखे जिसमें वन आवरण अधिकतम है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन आवरण अधिकतम है। 2001 में वनों का कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 20.55% है। यह है 2001 के डाटा के अनुसार। अभी जो है यह लगभग 24% तक हो गया है। यह है भारत की कितने प्रतिशत भाग पर फॉरेस्ट कवर है? तो लगभग 24% तक है। 23 पॉइंट कुछ % आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, लगभग 24% है। ऐसे एक्चुअल में वह है 21.82% के आसपास मिलता है, ठीक है। तो यह ध्यान देना है, वह एक्चुअल में यह है 21.82% भाग पर मिलता है। वह अधिकतम 24% भाग पर या पेड़ पौधों का आवरण पाया जाता है। यह है और होना कितना चाहिए? कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण की अनुकूलता के लिए किसी भी देश के कुल भूभाग के टोटल एरिया के कितने प्रतिशत भाग पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? तो याद रखना है 33%। कितना? 33% भाग पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। 33.33 कहा जाता है, 33% याद रखिए। किसी भी देश के कुल एरिया के 33% भाग पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ठीक है। यह है और अभी वर्तमान में भारत में कितना है? तो एक्चुअल में वह 21.82% है। अधिकतम जो है 24% तक बताया जाता है, होना चाहिए 33%। जिसे बढ़ाने की बात हो रही है, सरकार इसके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं ला रही है। वन महोत्सव मनाया जाता है, वह लोगों को अपने जन्मदिन, अपने विशेष अवसरों पर भी वह है हम अपील करते हैं कि आप एक पौधों को जरूर लगाइए। अपने मंदिर वंदिर जहाँ भी आप हैं, वह अपने जन्मदिन, अपने विशेष अवसर पर एक पौधे को जरूर लगाइए और वह भी बढ़ेगा, साथ साथ पेड़ पौधा भी बनेगा, तो आपके यादगार के रूप में रहेगा। तो आप एक पेड़ पौधे को जरूर लगाइए। तो यह चीज़ें हैं, आपको यह पॉइंट याद रखना है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहेंगे? फिर पूछ दिया है। तो वह जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन नहीं बदलती जाती। किसी भी क्षेत्र के पादप और प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जब जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे से मिले हुए हैं तो वह पारिस्थितिक तंत्र करता है। जीवोम किसे कहते हैं? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहा जाता है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो यह 5 तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारत में हाथी कहाँ पाए जाते हैं? असम, कर्नाटक और केरल में। असम, कर्नाटक और केरल में हाथी पाए जाते हैं। तो आज के फॉरेस्ट में इतना ही। यहाँ हम लोग आज है 9th क्लास के वह फॉरेस्ट चैप्टर को देखें, साथ ही उस पर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएं, किताब में दिए हुए, और साथ ही आपको या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम निकाल करके लाए थे जो इम्पोर्टेंट था, जो वह आपको व्याख्या सही दिखाया गया है। तो एक बार इसे आप फिर से वह है रिवाइंड करके एक बार फिर से प्ले लिस्ट में जा कर के इसे दोबारा देख लें और उसे ध्यान से कॉपी पर लिख लें, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए फॉरेस्ट के लिए इतना ही।
फॉरेस्ट चैप्टर पढ़ें, इसलिए आपसे एक बार अपील फिर से है कि वह एक पौधा वंदना क्लासेज के नाम से ज़रूर लगाइए। आप एक पौधे वंदना क्लासेज के नाम से लगाइए, अपने विशेष अवसरों पर लगाइए, तो यह प्रकृति वह सुंदर हो जाएगी। यह वसुधा जो है हरा भरा हमेशा रहेगा। जैसे इस बार देखिए, यह है लॉकडाउन का एक फ़ायदा ज़रूर मिला है कि यह है वर्षा बहुत अच्छी हुई है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो रहे हैं, यह नेचुरल बहुत अच्छा हो गया है, प्रकृति बहुत साफ़ हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।